हेलो स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्लास 10 से साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 के हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो प्लीज़ वो लेक्चर आप देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। और साथ ही साथ हम क्लास 9 से भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 और उसका भी डेट इज लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। तो 9th और 10th के लिए लेक्चर 1 2 3 ये जो है कंबाइंड लेक्चर्स थे। इसलिए मैंने इनको जो है एक ही वीडियो में रिकॉर्ड किया हो। और इसके बाद 9th का लेक्चर जो है अलग हो जाएगा और 10th के लेक्चर जो है अलग हो जाएंगे। इसलिए अच्छा, उसके पहले अगर आपने टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ ज्वाइन अस, ताकि इस वीडियो के और आने वाले सारे लेक्चर्स के जो है आपको नोट्स आसानी से मिल जाए। हमने लास्ट लेक्चर देखे थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमें क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। हीट जो है करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर डिपेंड करती है। अगर किसी कंडक्टर में, किसी मॉसिल में जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां पर जो है कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि हीट भाई किस पर डिपेंड करती, करंट पर। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा हीट होंगी। और जितना ज़्यादा तार का, कंडक्टर का जो है रेजिस्टेंस होगा, उतनी ज़्यादा हीट होंगी, क्योंकि करंट को फ्लो होने में उतनी ज़्यादा दिक्कत जो है फेस करना पड़ेगा। एंड जितने ज़्यादा टाइम के लिए है करंट फ्लो होगा, तो उतनी ज़्यादा हीट अगेन वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। तो आज हमें इस टॉपिक में क्या स्टार्ट करना है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हम जानते हैं ये सारी चीज़ें जो है ये हीटिंग इफेक्ट की एक बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रिक हीटर की बात करो, या फिर केतली की बात करो, प्रेस की बात करो, गीज़र की बात करो, रूम हीटर की बात करो, तो इन सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में जो है कॉइल होती है। इस कॉइल को लच्छा जिसे कहा जाता है, ये कॉइल होती है। इसको आगे हम अच्छी तरीके से और देखेंगे। तो ये सारे कॉइल जो है हाईली रेजिस्टेंस इसमें होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, हमने देखे थे कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो है वो करंट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उस केस में भी क्या होता है भाई, हीट अगेन बढ़ती है। तो ये आपने कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये चीज़ देखी होंगी, दैट इज ये जो है रजिस्टर, छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं, जो करंट को जो है कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कितना करंट चाहिए, वो उतना ही करंट उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर्स जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स हो गए या फिर टीवी हो गई, इसमें सारे रजिस्टर्स लगे होते हैं। और रजिस्टर्स का जो सिंबल होता है, हम किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये जिगजैग लाइन में जो है हम रजिस्टर के सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें क्या कहता है, जैसे हमने यहाँ पर एक कंडक्टर से एक बैटरी जो है यहाँ पर कनेक्ट किए। बैटरी जो है बेटा डीसी करंट, जो जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट जो होते हैं, तो वो बैटरी होती है, सेल होती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर हमने लगाया और हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए एक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने यहाँ पर एक प्रोवाइड किए एक रेजिस्टेंस। तो जैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तो भाई इस, क्योंकि यहाँ पर इस वाले एरिया में, इस वाले पोर्शन में यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाए, रजिस्टर लगाए, तो यहाँ पर करंट को फ्लो होने में जो है दिक्कत महसूस होंगी, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होंगी भाई, हीट प्रोड्यूस होंगी। क्योंकि हीट किस पर डिपेंड करती, अगेन हीट जो है रेजिस्टेंस पर, टाइम पर एंड करंट पर, इन तीनों चीज़ों पर जो है हीट डिपेंड करती है। तो जहाँ पर ये तीनों में से कोई एक भी आ गया, तो उस केस में क्या होगा बेटा, हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। और रेजिस्टेंस का काम ही है करंट को रोकना। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें स्टार्ट करना है। और इसमें एक और सेकंड टॉपिक है अपना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये दोनों टॉपिक बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टॉपिक है, और इसको कोशिश करेंगे हम अच्छी तरीके से समझने की। अभी तक के हमने जो देखे, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ के आया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमसे क्या कहता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है हम लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब जिसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है बेटा, कि जो इसके अंदर की पार्ट की अगर हम बात करते हैं, तो
इसमें जो फिलामेंट होता है वो मेड ऑफ टंगस्टन, टंगस्टन का बना होता है। हम देखेंगे फिलामेंट क्या होता है इसमें। और सबसे पहली चीज वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। एंड साथ ही साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन जो है 3400 डिग्री सेल्सियस। तो इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका। मेल्टिंग पॉइंट बोले तो जहां पर वो जाके टूट जाएगा, इतना मतलब 3400 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होंगी तो उस केस में क्या होगा, वो जो फिलामेंट रहेगा वो टूट जाएगा। तो 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या हाल होता है जब धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है समर सीजन में। तो आप सोचो 3400 डिग्री सेल्सियस में कितनी हीट प्रोड्यूस होती होंगी। तो इस वजह से ये क्या करता है बेटा, ये रेडिएट हीट। आपने अगर कभी गर्म लाइट को हाथ लगाए होंगे ना, देखो ना कैसा चटका लगता है वहां पर, एकदम जबरदस्त। इनसाइड द बल्ब इस वैक्यूम या फिर नाइट्रोजन गैस। ठीक है, बल्ब के अंदर जो ग्लास बॉडी का होता है ये, इसमें वैक्यूम या फिर नाइट्रोजन गैस फिल करके होती है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ताकि उसे ऑक्सीडेशन से बचाया जाए। सीधी सी बात है, अगर वहां पर ऑक्सीजन अगर उसके कांटेक्ट में आता है, टंगस्टन के कांटेक्ट में अगर ऑक्सीजन आता है तो वो टंगस्टन को खराब कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वजह से इसमें वैक्यूम मतलब उसे खाली रखते हैं, एयर भी नहीं होती है, या फिर नाइट्रोजन गैस उसमें फिल की जाती है। ठीक है, बल्ब के अंदर की थोड़ी चीजें हम देखते हैं। क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे ये क्या है, ये कॉइल है। ये कॉइल है। और कॉइल से भी, कॉइल मतलब क्या होता है भाई उर्दू में, जिसे हम लच्छे कहते हैं। कॉइल बोले तो लच्छे। और कॉइल्ड कॉइल मतलब लच्छों को भी और ज्यादा लच्छेदार बनाया गया, मतलब कॉइल को भी और ज्यादा कॉइल किया गया। अच्छा, ये चीज क्यों कर रहे हैं आप सोचो, कॉइल्ड कॉइल ही क्यों यूज कर रहे हैं। जैसा हो सकता था हम सिर्फ जो है इतना ही यूज करें, इसमें और ज्यादा बारीक 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 भर के और कॉइल कॉइल यूज किया गया। वो इसलिए क्योंकि हमें इसका, इस तार का, इस टंगस्टन, ये टंगस्टन से बना होता है, इस तार का हमें क्या करना था, लेंथ बढ़ाना था। इस तार का लेंथ बढ़ाना था, क्योंकि जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आप सोचो, एक छोटा सा अगर मैं एक तार इस तरीके से लेता हूँ और इसी तार को हमने बहुत ज्यादा कॉइल्ड किए, तो ये इतना तार तकरीबन इतना ही बनेगा, मिसाल के तौर पर समझने के लिए। तो ये इतना लंबा तार जो है इतने ही शेप में अपने को कॉइल करने के बाद इतने ही शेप में जो है दिखेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा लंबे तार को और ज्यादा कॉइल 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 करके उसको छोटा बनाया जाता है, फिर उसमें जो है उस पोजीशन के हिसाब से उसको फिक्स किया जाता है। तो बल्ब के अंदर ये जो होता है बेटा टंगस्टन का बना होता है, और ये कॉइल्ड कॉइल होता है ताकि इसका लेंथ बढ़ाया जाए। अगर लेंथ बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी, और हीट प्रोड्यूस होंगी तो हमारा लाइट जो है ग्लो करेगा। फिर वो लाइट ग्लो करेगा तो ऐसी पप्पी देगा ना हो, अगर गलती से टच कर लिया उसे तो, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है बेटा इसलिए। ठीक है, तो अगेन थोड़े से कुछ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये सिलोनाइट टाइप कॉइल होती है। और ये जो बॉडी होती है ये ग्लास की होती है, क्योंकि ग्लास में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इसलिए। और अंदर भी बेटा ये जो है ग्लास सपोर्ट होता है, एंड ये स्क्रू कैप यहाँ पर होल्डर में लगाने के लिए। एंड अंदर क्या होती है इसके, वैक्यूम और नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बिल्कुल, दिस वायर गेट्स हीटेड टू नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस एंड इमिट्स लाइट। ये इतना ज़्यादा हीट होता है 34,000 सर सॉरी 3400 डिग्री सेल्सियस पर, जिसकी वजह से जो है हमें हीट वहां पर लाइट के फॉर्म में नजर आती है। ड्यू टू दिस हाई करंट, अब क्योंकि ये बहुत ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें जो है यहाँ पर हीट एनर्जी के फॉर्म में नजर आती है, और वो हीट एनर्जी हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बेटा हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है लाइट एनर्जी में। तो आई होप ये चीज़ यहाँ पर मेरे ख्याल से क्लियर होंगी। जनरली जो है बल्ब जो है बेटा 100 वाट के 10 जो बाथरूम में लगाए जाते हैं छोटे छोटे, वो 100 वाट के पीले बल्ब जिसे कहते हैं येलो वाले, 10 वाट के या फिर 20 वाट के, 30 वाट के। और जो पहले के ज़माने में ये जो है इस्तेमाल किया जाता था 100 वाट जो है इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते थे, इनको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है जलने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक हीटर की। इलेक्ट्रिक हीटर में भी देखो आप बेटा, सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें नेक्रोम का वायर जो है यूज किया जाता है। और ये जो होता है, ये व्हाइट कलर का आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये माइका बॉडी से बना होता है। क्योंकि माइका जो है एक इंसुलेटर है बेटा। माइका क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर बोले तो उर्दू में क्या बोलते हैं इंसुलेटर को? उर्दू में इंसुलेटर को क्या बोलते? हम्म, ठीक है, मेरे जहन में नहीं आ रहा उर्दू में इंसुलेटर को क्या बोलते हैं। जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या करता है भाई, वो जितनी हीट अंदर प्रोड्यूस होती है तो वो हीट को बाहर जाने नहीं देता, बल्कि अंदर ही रहने देता है। तो इसलिए ये माइका बॉडी से बना होता है और ये गुड इंसुलेटर है। एंड कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। नेक्रोम का जो है बेटा, ये निक्रोम से बनी होती है ये कॉइल। और यहाँ पर भी ये कॉइल्ड कॉइल होती है, ताकि जो है लेंथ को, देखो आप, ये सीधा सीधा भी हम ले सकते थे कॉइल, लेकिन जो है इसको घुमा फिरा के अच्छा लंबा चौड़ा करके जो है इस तरीके से कॉइल बनाया, ताकि यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़े। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट बढ़ेगी। और अपने को हीटर का काम ही क्या है, हीट प्रोवाइड करना, ताकि जो है इस पर खाना पकाओ या हाथ सेको, सर्दियों के मौसम में कुछ भी करो। तो हीटर का काम ही वो होता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो और चीज़ें उस पर क्या है, गर्म हो। इसलिए इसमें कॉइल्ड कॉइल जो है इस्तेमाल की जाती है। और सारे अप्लायंसेस ये जितने भी है, चाहे आप इलेक्ट्रिक कुकर की बात करो, या फिर सॉरी कुकर बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिक सिगड़ी की बात करो, या फिर केतली की बात करो, या फिर प्रेस की बात करो, इन सब में, या गीज़र की बात करो, हीटर की बात करो, तो ये सब में बेटा कॉइल होती है लगी हुई, ताकि वो जो है आप कोई भी चीज़ उस पर रखो या किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए उसको जो है इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़्यादा हीट उसमें गर्म कब होगा, उसमें जब भाई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी तभी जो है चीज़ें गर्म होंगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए, इनसाइड द फिलामेंट, क्या होता है फिलामेंट में? कॉइल होती है, कॉइल्ड कॉइल होती है, स्ट्रेट कॉइल होती है, नन ऑफ दिस। तो सीधी सी बात है भाई, इसमें स्ट्रेट कॉइल होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, सॉरी स्ट्रेट कॉइल नहीं, इसमें क्या है, कॉइल्ड कॉइल होती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो हमें स्टार्ट करना है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी कोशिश करेंगे समझने की। अ, मतलब हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से आती है, जैसा वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आप देख रहे होंगे। वेयर द इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है। हाउ इज इट सप्लाइड टू दी और होम्स, हमारे घर में कनेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। हाउ आर द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डन, और इलेक्ट्रिक कनेक्शन कैसे कंप्लीट किए जाते हैं। व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग, एंड व्हाट इज अर्थिंग एंड सेफ्टी डिवाइसेस यूज। ये सारे पॉइंट पर जो है हमें डिस्कस करना है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये शहर से कई ज़्यादा दूर एक पावर स्टेशन में, पावर स्टेशन जनरेटर में जो है बनाई जाती है, और वहाँ पर तकरीबन 11,000 केवी, जिसको सॉरी 11 किलो वोल्ट या फिर 11,000 वोल्ट जो है वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और तब जाके हमारे घर में तकरीबन कितना, हमारे घर में कितना वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी हम कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने वोल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में हम इलेक्ट्रिसिटी 220 से 250 वोल्ट के दरमियान जो है हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इतने वोल्टेज पर ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। अच्छा, पावर स्टेशन भाई कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, 11 केवी, दैट इज नथिंग बट 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है। तो ये 11,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हमारे घर में 220 वोल्ट किस तरीके से मिलती है। द जनरेटेड एनर्जी ट्रांसमिटेड थ्रू लॉन्ग इलेक्ट्रिक केबल्स, we know that from Joule's law of heating, when current flow in the wire, heat will be produced. So some energy will be lost in the form of heat. भाई इसे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग केबल्स के ज़रिए जो है इसे ट्रांसमिटेड किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम जानते हैं कि भाई जितने ज़्यादा अगर तार की लंबाई बढ़ती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर हीट प्रोड्यूस होंगी तो जो है
बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएँगी, वैसे ही रास्ते में लॉस हो जाएँगी। मतलब सरकार जितनी एनर्जी हमें घर तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। अच्छा एक चीज़, तो इलेक्ट्रिसिटी तो बीच में ही बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो जा रही। मतलब इतना ज़्यादा जो है ड्रॉबैक देखने के लिए मिल रहा, तो घर तक पहुँचने से पहले इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इतनी लॉस हो जा रही। तो अब सरकार जो है, अच्छा हम भी बड़े होशियार, हमारे मीटर में जितना बिल आएगा, हम क्या करेंगे उतने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करेंगे। अब सरकार को क्या इधर क्या नुकसान हो रहा, वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक भेजने के लिए उसे कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा, उससे अपने को क्या लेना-देना? हमारा मीटर जितना जला, जितनी रीडिंग आई उतना तुम बिल लो। बराबर है। तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, इतनी ज़्यादा लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिटेड किया जाता, तो घर तक पहुँचने के लिए जो लॉसेस वहाँ पर देखने को मिलते, उसका खर्च कौन उठाएगा? तो सरकार भी बड़ी चग्गी भई, आज के दौर में आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक मीटर है वो कितनी जो है स्पीड से भाग रहा है और बिल भी धड़ाधड़ अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन हम भी उतने होशियार बाईपास करके रखो, अर्थिंग का काम करके रखो, कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ निकाल ही लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है मीटर में कम रीडिंग जो है देखने के लिए मिले। खैर छोड़ो। हाँ, तो क्या होता है, वी नो दैट फ्रॉम Joule's law of heating, when current flow in the wire, heat will be produced, so some energy will be lost in the form of heat. Since heat loss is directly proportional to the square of the current. So if you want to minimize the heat loss, current should be very small. To reduce a current, voltage is increased using a transformer before the transmission. अब ये नई चीज़, ये नई वाला ट्रांसफार्मर क्या है? देखो बेटा, अपने को जो है ट्रांसफार्मर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। हम छोटा-सा कुछ बेसिक चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ठीक है? देखो भाई, पावर स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी अ, हमारे घर में ट्रांसमिट किया जाता है, जैसा यहाँ पर अगर मैं जनरेटर की बात करता हूँ, ठीक है? जनरेटर जो है 11 केवी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो उसे सबसे पहले कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? ग्रिड सबस्टेशन, जहाँ पर एक ट्रांसफ़ार्मर लगाया जाता है। तो उस केस में 11 केवी को बेटा 132 केवी मतलब वोल्टेज बढ़ाया जाता है। जैसे कि आपने देखे होंगे यहाँ पर कि इफ़ यू वांट टू मिनिमाइज़ द हीट लॉस, करंट शुड बी वेरी स्मॉल। अगर करंट को कम करके हम भेजते हैं, तो उस वजह से बेटा क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और करंट कम होगा, वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, ये काम कौन करता है? ये काम ट्रांसफ़ार्मर करता है। करंट को कम करके भेजना और वोल्टेज को इंक्रीज़ करना, ये काम ट्रांसफ़ार्मर करता है। तो इसलिए जब 11 केवी अ, वोल्टेज हम तो वोल्टेज को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। तो 132 केवी तक जो है ट्रांसफ़ार्मर उसको क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और ये स्टेप अप ट्रांसफ़ार्मर है। देखो ट्रांसफ़ार्मर की 2 टाइप होती है, एक स्टेप अप एंड एक स्टेप डाउन। मतलब स्टेप अप बोले तो वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन बोले तो वोल्टेज को कम करना। तो यहाँ पर 132 केवी मतलब स्टेप अप ट्रांसफ़ार्मर है, यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब वोल्टेज को क्या करेंगे? हम बढ़ाकर भेजेंगे। तो ये हो गया अपना स्टेप अप ट्रांसफ़ार्मर। उसके बाद में केबल्स के थ्रू आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मेन सब स्टेशन में क्या होता? बेटा वहाँ पर वोल्टेज को कम किया जाता। तो यहाँ पर जो है स्टेप डाउन ट्रांसफ़ार्मर यूज़ किया जाता। 132 केवी को बेटा 33 केवी में कन्वर्ट किया जाता है। अच्छा इसमें पावर सेम रहता है, पावर सेम रहता है, पावर सेम रखने के लिए जो है बेटा वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, करंट कम किया जाता है या फिर वोल्टेज को कम किया जाता है और करंट को बढ़ाया जाता है। 32 केवी से हमने 33 केवी पर यहाँ पर जो है वोल्टेज को क्या किए? कम किए। अब अब आगे से और कंटिन्यू किया जाता है इंटरमीडिएट सबस्टेशन पर, जहाँ पर एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है। फिर अगेन बेटा यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जहाँ पर 33 केवी से अब वोल्टेज कितना हुआ? 11 केवी। अगेन जो जनरेटर पावर स्टेशन में जितना वोल्ट जनरेट कर रहा था, वो अगेन इंटरमीडिएट सबस्टेशन पर उतना ही वोल्टेज यहाँ पर जनरेट करेगा। फिर ये 11 केवी कन्वर्ट किया जाता है बेटा 220 वोल्ट में, जो सिटी सबस्टेशन में देखे होंगे आपने, हमारे मोहल्ले में या सिटी में जो है आपने कभी-कभी सुने हुए होंगे कि भाई ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और ट्रांसफार्मर फट गया। तो ये वो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पर 11 केवी कन्वर्ट किया जाता है 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट फिर जो है हमारे घरों में ट्रांसफर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? एक तो ये चीज़ किस तरीके से आती है, और दूसरी चीज़, अच्छा अब थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर पर। बेसिकली
द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ। अब फैराडेज लॉ हमें क्या कहता है बेटा? फैराडेज लॉ इज नथिंग बट, जब हम किसी कॉइल को मैग्नेट के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं या फिर किसी मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है एंड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जनरेट होती है। तो फैराडेज लॉ बेसिक प्रिंसिपल, फैराडेज का बेसिक प्रिंसिपल यही है। तो ट्रांसफार्मर के पास में बेटा क्या होता है? ट्रांसफार्मर के पास में एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल होती है। जैसा अगर मैं फिगर की फॉर्म में ट्रांसफार्मर को हम बताते हैं, तो इस तरीके से फिगर की फॉर्म में ट्रांसफार्मर बताया जाता है। ये हो जाएगा, ये आयरन कोर हो गया इसका, इसे आयरन कोर कहा जाता है। इस तरीके से आयरन कोर होता है और इसके ऊपर जो है कॉइल लगाई जाती है इस तरीके से। इस तरीके से इस पर कॉइल लगाई जाती है। फिगर में इसको इस तरीके से शो करते हैं। तो ट्रांसफार्मर बेटा सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट एसी पर ही वर्क करता है, ये डीसी करंट पर वर्क नहीं करता है। और इसका कोर मटेरियल जो है आयन से बना होता है, जैसा मैंने आपको बोला अभी। और दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ाया जाता है एंड स्टेप डाउन में वोल्टेज कम किया जाता है। जैसा कि देखो यहाँ पर एक हमारे छोटे छोटे डिवाइसेस में, जैसा अगर मैं लैपटॉप के चार्जर की बात करता हूँ या मोबाइल के चार्जर की बात करता हूँ, उसमें छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं। देखो आप इस तरीके से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में क्या रहता है बेटा? ये जो है, ये आयरन आयरन की कोर है। देखो यहाँ पर इसको अगर हम अलग अलग कर दे इस तरीके से, तो अंदर क्या बचता है? सिर्फ अंदर जो है कॉइल बचती है, तार जिसे हम कहते हैं। कॉपर का जो है तार होता है, इसमें तार जो है इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उसमें सिर्फ कॉइल होती है। और ट्रांसफार्मर क्योंकि एसी अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करता है, तो एसी फ्रीक्वेंसी कॉजेस शीट टू एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइनी अमाउंट। मतलब जो ये शीट होती है बेटा, आयन की जो शीटें होती है, ये बहुत ज्यादा एक्सपांड होती है एंड कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब और इस एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। और यही वाइब्रेशन जो है, यही वाइब्रेशन इस तरीके से आवाज बनाता है। आपने सुनेंगे ट्रांसफार्मर की आवाज, जैसा कि आपको अभी शायद से सुनाई दे रही होगी। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर की आवाज इस वजह से जो है वो सुनाई देती है। ठीक है। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो इसमें देखो बेटा, ये है प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। जहां पर सेकेंडरी कॉइल आउटपुट जो है अपने को वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा देखने के लिए मिलता है और करंट बेटा कम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है? ज्यादा होता है और करंट क्या होता है? कम होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। क्योंकि वोल्टेज ज्यादा चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉइल जो है सेकेंडरी पर, नंबर ऑफ कॉइल जो है इंक्रीज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। और अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी कॉइल होती है, तो वोल्टेज यहाँ पर बेटा जो है कम दिखाई देता है और करंट हमें जो है यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलता है। और प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरी में यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा वोल्टेज को हम क्या करते हैं? कम वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं हम? जैसा कि पावर स्टेशन से अगर हमें घर तक के इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोवाइड करना है, तो जैसा कि अभी हमने देखिए कि पावर स्टेशन में 11,000 वोल्ट तक जो है या फिर 12,000 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है जनरेटर के थ्रू। तो अब इतने लॉन्ग डिस्टेंस पर जब हम इलेक्ट्रिसिटी जो है भेजते हैं, तो इस केस में रेजिस्टेंस इन लॉन्ग डिस्टेंस केबल रिजल्ट इन लार्ज लॉस ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किए है कि जब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है, तार की लंबाई बढ़ती है, तार की लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो इस केस में एनर्जी लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो सरकार को तो वैसे ही नुकसान होगा इस वजह से। बस वैसा सरकार नुकसान में नहीं है। आज की सरकार जो गोदी सरकार है, वो तो फायदे ही फायदे में, हर चीज पर टैक्स शुरू है अभी, और क्या क्या वसूल कर ले रहे एक आम आदमी से पता नहीं। तो अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए, खैर हमारे टॉपिक पर आते हैं, इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने ऑलरेडी ये चीज देखे। इस जैसा 12,000 वोल्ट को हम जो है कहाँ तक जो है बेटा, 4 लाख वोल्ट तक के स्टेप अप ट्रांसफार्मर के जरिए 4 लाख वोल्ट तक इसको जो है आगे भेजा जाता है। फिर इस तरीके से
ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या हो गया है, 12,000 वोल्ट को 4 लाख वोल्ट बनाया है इसने। फिर आगे कंटिन्यू किया जाता है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, फिर अगेन 11,000 वोल्ट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। फिर अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फिर से लगाए जाते हैं ताकि ये 11,000 वोल्ट कन्वर्ट हो बेटा 240 वोल्ट तक। देखो ये 120 वोल्ट जो है बेटा, ये यूएसए में जो है इतनी ही वोल्टेज इस्तेमाल किया जाता है। और अदर कंट्रीज में भी जो है वो देखो इंडिया के लिए 240 वोल्ट है। हो सकता है दूसरी कंट्री में जो है वोल्टेज कम ज़्यादा हो। हमारे इंडिया के लिए जो है 240 वोल्ट का रिक्वायरमेंट होता है कमर्शियल में। ठीक है, तो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। अगेन थोड़ी सी एक चीज यहाँ पर हम देखते हैं, हम स्टेप डाउन का यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। हमने अभी देखे कि जितने ज्यादा टर्न्स होंगे इसमें तो वोल्टेज क्या होगा बेटा, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ेगा। और ये स्टेप अप में हो गया। और स्टेप डाउन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर लेस टर्न होंगे तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक एग्जांपल से हम समझेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की यहाँ पर एग्जांपल लिए। ये प्राइमरी साइड हो गया अपना, ये सेकेंडरी साइड हो गया। अब देखो यहाँ पर इनपुट कितना दिया गया है, वोल्टेज 240 वोल्ट यहाँ पर इनपुट दिया गया है। अब यहाँ पर हमें क्योंकि सेकेंडरी साइड में कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न कम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 220 वोल्ट से कितना हो गया, सॉरी 240 वोल्ट से यहाँ पर कितना हो गया वोल्टेज, 120 वोल्ट। और करंट यहाँ पर कितना था, यहाँ पर करंट था बेटा, देखो पावर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, ये पावर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर वोल्टेज था 240 और आउटपुट हमें मिल, इनपुट हमने 240 दिए और आउटपुट हमें मिला 120। और करंट अपने पास में यहाँ पर था बेटा 240 के हिसाब से 3 एम्पियर। और यहाँ पर करंट देखने के लिए मिला 6 एम्पियर। मतलब अगर वोल्टेज यहाँ पर डाउन हुआ तो यहाँ पर करंट जो है इंक्रीज हुआ। और यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा था और यहाँ पर करंट क्या था बेटा, कम था। लेकिन दोनों केसेस में आप देखो, दोनों केसेस में पावर जो है सेम देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए ज्यादा हीट लॉस ना हो, इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए ज्यादा हीट लॉस ना हो, जो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी वेस्ट हो जा रही है, इसलिए ट्रांसफार्मर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में उतना ही पावर जो है ट्रांसमिट किया जा रहा है, चाहे वोल्टेज ज्यादा हो या चाहे करंट कम हो। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोल्टेज एंड करंट चेंजेस बट पावर रिमेन्स इक्वल, पावर में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो आई होप, मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक चीज़ें, क्योंकि अपने को डिटेल में नहीं है और ना ही डिटेल में पढ़ना है, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो ट्रांसफार्मर का काम है वो हमें समझना था। चलिए अब मेन चीज़ अपना जो है, घरों में हमारे इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से आती है, ये तो हमने देख लिया। अब किस तरीके से जो है की जाती है, ये चीज़ हमें देखना है क्या होता है। अब हम इलेक्ट्रिक पोल पर आ जाते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक पोल से अब जो है हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी जाने वाली है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोल पोल से बेटा दो वायर जो है अपने घरों में आते हैं। फर्स्ट वायर जो होता है वो लाइव वायर, जिसे फेस वायर भी कहा जाता है। और सेकंड वायर जिसे हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। और ये एक ही वायर के फॉर्म में आता है, जिसको जिसको बेटा टीसी केबल बोलते हैं। और टीसी केबल में दोनों वायर होते हैं और दोनों वायर पर जो है इंसुलेटर लगा होता है, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर हमें शो करता है कि ये न्यूट्रल वायर है और रेड कलर का इंसुलेटर हमें शो करता है कि ये फेज वायर है। जनरली ये एल्यूमिनियम हो या फिर कॉपर के वायर होते हैं। तो लाइव वायर अपना सबसे पहले मेन फ्यूज में जाता है। ये मेन फ्यूज है अपना। इन सब का यूजेस क्या है हम आगे देखेंगे। और मेन फ्यूज बेटा यहाँ पर आप देखोगे ये अंदर जो है थिन होता है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर थिन वायर की फॉर्म में वहाँ पर है। इसी तरीके से न्यूट्रल वायर भी, तो दोनों वायर आए, फेज वायर अपना मेन फ्यूज से पास हुआ। और फिर मीटर के अंदर गए बेटा। मीटर में ये दोनों वायर जो है, मीटर का काम क्या होता है कि हम घरों में अपना कितना एनर्जी यूज कर रहे हैं और एनर्जी को हम यहाँ पर किस तरीके से शो करते हैं, डेट इज किलो वॉट आवर में। और 1 किलो वाट आवर कितना होता है बेटा, 1 किलो वाट आवर इज नथिंग बट 1 यूनिट। तो हम कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर हमें बिल की फॉर्म में इस तरीके से शो होता है। इसी तरीके से आगे जो है ये मेन स्विच में दोनों वायर जाते हैं, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का हमारे घर में
काम कराना रहा है या फिर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उस केस में मेन स्विच जो है बेटा ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो है इलेक्ट्रीशियन अच्छी तरीके से वर्क करे। तो मेन स्विच से होकर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है बेटा? जिसको हम एमसीबी बॉक्स कहते हैं जनरली, जो इस तरीके से होता है, आप देखो ये है, ये है अपना एमसीबी बॉक्स, इस तरीके से होता है। अब एमसीबी बॉक्स में मल्टीपल एमसीबीज होती है, जैसा फॉर एग्जांपल 5 5 एम्पेयर की एमसीबी होती है, 15 एम्पेयर की एमसीबी होती है, या फिर 32 एम्पेयर की एमसीबी भी इसमें होती है। ठीक है, इसका काम क्या है आगे हम देखेंगे अगेन। उसके बाद में हमारे वायरिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर बाकी के वायर जो है हमारे बेटा घर में, चाहे आप बेडरूम की बात करो, हॉल की बात करो, किचन की बात करो, इस तरीके से सारे वायर जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हमने फॉर एग्जांपल अगर हमारा बेडरूम है, बेडरूम में एक यहाँ पर लाइट या फिर बल्ब यहाँ पर लगा है, तो एक कनेक्शन उसका लाइव वायर के साथ में होता है, यहाँ पर एक स्विच प्रोवाइड किए, और दूसरा कनेक्शन उसका न्यूट्रल वायर के साथ होता है, ताकि वो अपना सर्किट कंप्लीट कर सके। इसी तरीके से सारे वायरों में सारे रूमों में बेटा आगे की जो है कनेक्शन इस तरीके से किए जाते हैं, और सारे कनेक्शन जो है पैरेलल सीरीज में होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना कि सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं, क्योंकि अगर आप सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो क्या होगा, जैसा फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लाइट इस तरीके से लिए सीरीज में, दूसरा लाइट लिए सीरीज में, और तीसरा लाइट लिए हमने सीरीज में। ठीक है, सर्किट कंप्लीट करते हैं। एक बैटरी यहाँ पर डीसी बैटरी प्रोवाइड करते हैं, एक स्विच भी यहाँ पर हम लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ से स्विच ऑन किए, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया। जैसा फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला लाइट जो है ऑफ करना है, तो उस केस में मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। अब करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो सारे लाइट को यही करंट जो है मिल रहा है बेटा। तो इस केस में अगर आप ये वाला लाइट ऑफ करते हैं, तो दोनों सेकंड वाला और थर्ड वाला लाइट भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। इसीलिए हमारे घरों में पैरेलल कनेक्शन किया जाता है, सीरीज कनेक्शन नहीं किया जाता है। एक तीसरा वायर है बेटा मेन, जिसको हम अर्थिंग वायर कहते हैं, अर्थ वायर कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर ग्रीन कलर का जो दिख रहा होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना कि पोल से दो ही वायर आते हैं, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। ये अर्थ वायर जो है हमारे घर से लिया जाता है, ताकि ग्राउंड में एक गड्ढा करके जो है एक कॉपर की रॉड वगैरह उसमें डाल के उससे कनेक्ट किया जाए। क्यों करते हैं हम देखेंगे उसको आगे। तो अर्थ वायर का कनेक्शन किस तरीके से होता है कि हमने एक अर्थ वायर लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से उसको कनेक्ट किए, मेन स्विच से उसको कनेक्ट किया, और साथ ही साथ उसके बाद हमें यहाँ पर जमीन में उसको गाड़ दिया जाता है, जिसको अर्थ कनेक्शन कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ कनेक्शन होता क्या है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, एक एक चीज, एक एक कंपोनेंट क्या क्या वर्क करते हैं। उसके पहले हम अर्थ क्या होता है वो चीज देखते हैं, और किस तरीके से अर्थिंग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक बड़े से गड्ढे में तकरीबन 7-8 फुट का जो है गड्ढा किया जाता है, और उसमें अ, एक कॉपर की रॉड या फिर कॉपर प्लेट वहां पर प्लेस की जाती है बेटा, और फिर चारकोल, कोयला वगैरह, सॉल्ट, नमक उसमें डाला जाता है, और फिर उसमें पानी डाल के और दूसरा केमिकल्स वगैरह डाल के उसको जो है पैक कर दिया जाता है। और कोशिश ये करना रहता है कि वो हमेशा वेट रहे, उसमें नमी बरकरार रहे, ताकि वो अर्थिंग जो है अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो इस तरीके से अर्थिंग होता है। और बहुत सारे टाइप्स के अर्थिंग होते हैं, केमिकल अर्थिंग होते हैं, रॉड अर्थिंग होते हैं, पाइप या प्लेट अर्थिंग की जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गड्ढा किस तरीके से किया गया, उसमें कॉपर रॉड डाली गई अर्थ के लिए। अब अर्थ क्यों करते हैं, वाई वी हैव टू डू अर्थिंग। अगर अर्थिंग का जनरल पर्पस देखा जाए हम, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे घरों में अर्थिंग करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी देखो बेटा दो ही वायर से चलती है, एक लाइव वायर से और एक न्यूट्रल वायर से। अर्थ वायर की क्यों जरूरत होती है हमें, सबसे बेसिक फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं, तो अर्थ वायर यूजर को प्रोटेक्ट करता है शॉक लगने से। मतलब यूजर मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है शॉक लगने से, और हमारे डिवाइसेस को डैमेज होने से बचाता है। इसीलिए अर्थ वायर का जो है अर्थिंग की हमें जरूरत पड़ती है। अच्छा ठीक है, इसमें देखो थियोरेटिकल पार्ट में हम देखते हैं। अर्थिंग इज अ सेफ्टी मेजर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दैट प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। इट प्रोवाइड अ direct path for access or leakage current to flow into the ground instead of passing through a person or appliances. This protect both people and devices. जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा आसान लैंग्वेज में ठीक है, पर्पस ऑफ अर्थिंग इसलिए
ताकि अगर हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है या फिर ओवरलोडिंग होती है। अच्छा, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग क्या है, दोनों चीज़ें आगे हम देखेंगे। तो शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग के वजह से अगर घरों में आग लग जाती है कभी-कभी, या इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाती है, वायर बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, इंसुलेटर जलने की बात आती है, तो उस केस में जो है अर्थ जो है हमें एक शक्तिमान की ऐसा काम करते हैं, हमें जो है बचाता है। तो हाउ इट वर्क, अ थिक कॉपर वायर कनेक्ट द मेटालिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू अ रॉड ब्यूरिड इन द ग्राउंड अर्थ पिट। जैसे कि हमने देखे गड्ढे में एक रॉड डाल के उसमें जो है एक कॉपर की थिक वायर जो है उससे कनेक्ट कर दी जाती है स्क्रू नट बोल्ट की इस्तेमाल करके, और हमारे एमसीबी बॉक्स में उसको जो है कनेक्ट कर दिया जाता। इंपॉर्टेंस, इंश्योर सेफ्टी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का अगर फॉल्ट होता है तो जो है वो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे अच्छी तरीके से। इफ अ वायर इनसाइड एन अप्लायंसेस कम लूज and touches the metallic body, the earthing ensure that the current flows into the ground, not through a person touching the appliances। ठीक है भाई, इसे समझते हैं। उसके पहले थोड़ा सा आप ये चीज देख लो कि हमारे घरों में जैसा ये दो वायर आए, एक लाइव वायर और एक न्यूट्रल वायर। हम जानते हैं कि लाइव वायर में बेटा 220 वोल्टेज होता है। लाइव वायर में कितना वोल्टेज होता है? लाइव वायर में 220 वोल्ट होता है। और न्यूट्रल में कितना वोल्ट होता है? न्यूट्रल में कितना वोल्टेज होता है? न्यूट्रल में 0 वोल्ट होता है। तभी तो जाके लाइव और न्यूट्रल, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो 220 वोल्ट आएगा। तो लाइव में से करंट आता है और न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल में से जो रिटर्न जाता है, तभी जो है सर्किट कंप्लीट होता है। तो न्यूट्रल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? न्यूट्रल में 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 0 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको जाके आप टच कर सकते हैं या पकड़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर 220 वोल्ट लाइव वायर में से, फेस वायर में से आ रहा है, तो रिटर्न भी 220 वोल्ट न्यूट्रल वायर में से जा रहा है। गलती से अगर आप न्यूट्रल को टच करते हैं तो उस केस में आपको लग सकते हैं झटके। ठीक है भाई? तो ये मत समझना कि इसमें 0 वोल्टेज होता है जिसकी वजह से आपको शॉक नहीं लग सकता, बिल्कुल लग सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमारे घर में आपने सिर्फ लाइव वायर लिए, न्यूट्रल वायर आपने नहीं लिए मिसाल के तौर पर, तो न्यूट्रल फिर वो अर्थ से जो है अपने आप को न्यूट्रल बनाता है सर्किट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है? तो न्यूट्रल में भी भाई करंट होता है। तो देखो, हम समझ रहे थे कि अर्थिंग कैसा काम करती है। जैसा कि यहाँ, ठीक है, हमने देखे अभी कि ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये ओवन है जिसमें पिज्जा विज़्ज़ा, बर्गर वगैरह पकाया जाता है। ओवन हो सकता, कूलर हो सकता, गीज़र हो सकता, इलेक्ट्रिक कुकर हो सकता, इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता। दूसरे और कई जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती है जो मेटालिक बॉडी की है। तो हमने यहाँ पर एक ओवन लिए, सॉरी, हमने यहाँ पर ओवन लिए। फॉर एग्जांपल ये ओवन बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका, जिसकी वजह से इसके लाइव या न्यूट्रल में से किसी का इंसुलेटर जो ऊपर का रबर होता है वो कट गया या फट गया, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा करंट की वजह से, उसमें हीट होने की वजह से वो कहीं न कहीं डैमेज हो गया, जल गया। या फिर ये भी हो सकता है कि चूहों ने उसको कहीं न कहीं कतर दिए। ठीक है? तो जब ये 2 वायर लाइव एंड न्यूट्रल एक दूसरे के गलती से कॉन्टैक्ट में आते हैं, एक दूसरे की पप्पी ले लेते हैं, तो उस केस में क्योंकि ये दोनों वायर बॉडी से भी कनेक्ट होते हैं, इस वजह से इसमें से जो करंट जो है बेटा लीक होता है। तो लीकेज करंट की जो है हम अर्थ में बात कर रहे थे, इसमें से क्या होता है? करंट लीकेज होता है। जैसे ही करंट लीकेज होता है, क्योंकि ये मेटालिक बॉडी है, तो मेटालिक बॉडी में भी जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है, और जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो आपको लगता है झटका, आपको लगता है शॉक। तो इस वजह से, क्योंकि सारी बॉडी में अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो इस केस में हमारा काम करता है अर्थ वायर। अब अर्थ वायर हमें कैसे बचाता है कि फॉर एग्जांपल, अच्छा, कि अगर आप अर्थिंग अच्छी तरीके से करते हैं, आपने अर्थिंग की पिन देखेंगे बेटा सामने, जो जो ऊपर की जो पिन होती है वो थोड़ी-सी बड़ी भी होती है। पहले जो है जैसे ही हम सॉकेट में लगाते हैं उसे, तो पहले अर्थ पिन जाती है, बाद में न्यूट्रल और फेस की पिन जाती है। तो इसका मतलब ये है वहाँ पर कि पहले अर्थ, बाद में न्यूट्रल और फेस, मतलब पहले सेफ्टी, बाद में फेस और न्यूट्रल जो है एंटर करते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, ये लीकेज करंट कहाँ जाता है भाई? जैसे अगर हम अर्थिंग करते हैं तो उस केस में ये लीकेज करंट अर्थ अपने अंदर जो है ले लेता है। अर्थ के अंदर ये सारा करंट जो है पास हो जाता है।
और अगर हम बॉडी को टच भी करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता है, इस वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। तो आप सोच रहे होंगे सर करंट को कैसा पता कि हमारी बॉडी से पास नहीं होना है बल्कि ये ग्राउंड में हमें जाके फ्लो होना है? क्योंकि बेटा वो इसलिए कि एक ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस तकरीबन 1000 ओम होता है। और अगर हम अर्थ का जो कनेक्शन करते हैं बेटा, अर्थिंग का जो कनेक्शन होता है हमारा, वो तकरीबन उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 5 ओम होता है। तो करंट को फ्लो होने के लिए जो है ये 1000 ओम की तरफ फ्लो होगा हमारी बॉडी से, या फिर वो अर्थ से जाएगा जहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम है। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर करंट फ्लो होने में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करंट को फ्लो होने के लिए फेस करना पड़े प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए वो एक शॉर्टकट रास्ता देखता है और 5 ओम वाला उसको जो है रेजिस्टेंस वाला एक रास्ता मिलता है। तो उस केस में वो अर्थ वायर से निकल जाता है, ना कि हमारी बॉडी से पास होता है। एक चीज़ अगर हमारी बॉडी से करंट पास होता है, तो जैसा आपने देखे होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने अर्थिंग नहीं की है और हम किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यहाँ पर टच करते हैं और कहीं न कहीं उसमें जो है डैमेज हो चुका, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो चुका और बॉडी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी में सारा करंट फ्लो हो रहा है और जैसे ही उसको टच करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी से भी करंट फ्लो होना स्टार्ट कर लेता है और हमारी बॉडी से करंट फ्लो होके अगेन वो न्यूट्रल फेस मतलब हमारी बॉडी को एज़ अ सर्किट के ऐसा काम करता है। हमारी बॉडी उसके लिए सर्किट बन जाती है क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमारी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकती है। तो इसीलिए अ जब अर्थिंग नहीं होती है तो फिर इस तरीके से झटके लगते हैं। तो अर्थिंग कराना कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रिकॉशन के लिए अर्थिंग करना ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से अर्थ क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, ये क्लियर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा कोई भी अर्थिंग से रिलेटेड डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे थे कि भाई पोल से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये टीसी केबल की मैं बात कर रहा था इस तरीके से, ये एक केबल के फॉर्म में होता है और इसमें 2 वायर होते हैं बेटा। तो ये है टीसी केबल इस तरीके से होता है। मेन फ्यूज़ जैसा कि हमने देखे थे, हम ये सारे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? हम यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। ये मेन फ्यूज़, मीटर, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एमसीबी बॉक्स, ये सारे कंपोनेंट की हम बात कर सबको एक-एक करके देखेंगे। तो टीसी केबल हो गया अपना, जो पोल से आ रहा। उसके बाद में मेन फ्यूज़ बेटा इस तरीके से होता है और ये जो मेन फ्यूज़ की जो बॉडी होती है, चीनी की बॉडी, इसको पॉलीसिलिन भी कहा जाता है। पॉलीसिलिन, पेरिसिलिन या पॉलीसिलिन इसे कहा जाता है या चीनी की बॉडी ये होती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक मीटर से मेन स्विच कहीं-कहीं बेटा ये भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी मेन स्विच ही है और ये भी मेन स्विच है। हमारे घरों में जनरली ये वाला मेन स्विच आपके घर में भी जाके देखना, मेरे ख्याल से ये मेन स्विच होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एमसीबी बॉक्स जिसे हम कहते हैं और इसमें एमसीबीज़ लगी होती है। एमसीबीज़ का मतलब बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये क्या काम करती है हम ये आगे देखेंगे वीडियो में और एमसीबी के साथ में कुछ आइसोलेटर भी होते हैं। ये ऑल्सो मेन स्विच के ऐसा वर्क करता है। एमसीबी का मेन स्विच होता है ऐसा समझ लीजिए आइसोलेटर। और उसके बाद में ये हो गए हमारे कॉपर के वायर। जनरली जो है हम वायर रेड, येलो ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्लैक कलर के वायर जो है इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक-एक कंपोनेंट की हम बात करते हैं। मेन कंपोनेंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक मीटर। तो इलेक्ट्रिक मीटर भाई किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो रीडिंग है इलेक्ट्रिसिटी हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं घर में हमारे वो जो है कैलकुलेट करके बता सके और उस हिसाब से हमें बिल आएगा। मेन स्विच की अगर हम बात करते हैं कंट्रोल द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एंटायर हाउस। मेन स्विच जो है हमारे घर की मेन पूरा घर का इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है। अगर आपने मेन स्विच बंद कर दिए, ऑफ कर दिए तो उस केस में सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएँगी। लेकिन उस केस में मीटर चालू रहेगा बेटा। देखो लाइन कब जाती है जब अ, पोल पर से अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद है, तो उस केस में अपना मीटर भी ऑफ हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं है। तो मेन स्विच जनरली किस लिए हम काम करते यूज़ करते हैं कि अगर हमारे घर में कोई काम चल रहा है एक्स, वाई, ज़ेड तो उस केस में मेन स्विच स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकें। फ्यूजेस, एमसीबीज़, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये चीज़ ये वाला पॉइंट बेटा आगे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिलहाल मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउसेस। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एमसीबी बॉक्स जिसे कहा जाता है, यहाँ पर हम हर रूम की बोलो या
हर पर्टिकुलर एरिया की अलग-अलग एमसीबीज़ होती है। कि अगर आपको कोई एक रूम कंप्लीटली बंद करना है, मतलब उसका फैन ऑफ करना है, उसकी एसी ऑफ करना है, उसका लाइट ऑफ करना है या उसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स लगे 2, 3, 4 तो सारे बोर्ड ऑफ करने हैं, तो उस केस में अगर आपने उस रूम की एमसीबी ऑफ कर दी है, तो वो रूम में कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएँगी। बाकी हाउसेज़ के घर में जो है बाकी रूमों की इलेक्ट्रिसिटी शुरू रहेंगी। तो इस तरीके से रूम वाइज़ भी जो है एमसीबीज़ लगाई जाती है। और वायर का क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी टू द अप्लायंसेस। ठीक है। सेकंड इसमें देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सर्किट। तो हम जानते हैं ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। इफ वन स्टॉप्स वर्किंग द होल सर्किट इज ब्रोकन। ये होता है सीरीज में, एक के बाद एक, जैसा कि हमने देखे थे। और पैरेलल की अगर हम बात करते हैं, ईच डिवाइसेस हैज इट्स ओन पाथ। इफ वन डिवाइसेस स्टॉप वर्किंग अनदर कीप्स रनिंग यूज्ड इन होम। जैसा कि अगर हम एक चीज बंद कर रहे हैं तो दूसरी चीजें शुरू रहती है, बंद नहीं होती है, इसलिए हमारे घरों में भाई पैरेलल कनेक्शन यूज किए जाते हैं। सेफ्टी मेजरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर फ्यूजेस और एमसीबी इस्तेमाल की जाती है टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। अगेन इसको हम आगे देखेंगे। And never touch electrical appliances with wet hand. Use proper earthing to avoid electric shocks. भाई गीलो हाथों से, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए गीले हाथों से तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी के वायरों को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरीके से पास हो सकती है। कंट्रोल करने के लिए जो है हम अर्थिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। अर्थिंग अगेन provides a path for excess current to flow safely into the ground to prevent shock। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट रहता है या फिर जो लीकेज करंट रहता है, जैसा कि हमने ओवन वाली एग्जांपल में देखे कि अगर उसमें कोई फॉल्ट होता है, डैमेज होता है या लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस केस में पूरी बॉडी में जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट करता है ओवन में, मतलब जो मेटेलिक बॉडी रहती है। इस वजह से जो एक्सेस और लीकेज करंट रहता है वो भाई अर्थ के थ्रू जो है पास हो जाता है। हमें झटके लगने से, शॉक लगने से वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारे घरों में हमने देखे थे कि इस तरीके से सॉकेट्स होते हैं। ये लार्ज सॉकेट है, ये स्मॉल सॉकेट है। लार्ज सॉकेट तकरीबन बेटा पावर सर्किट, जिससे पावर सर्किट कहा जाता है, ये 15 एम्पीयर का करंट जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। और लाइटिंग सर्किट जहाँ पर 5 एम्पीयर का करंट जो है ये बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब अगर इस फॉर एग्जांपल लाइटिंग सर्किट की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 5 एम्पीयर का ये है, और अगर आप इसमें वेल्डिंग की मशीन कनेक्ट करते हैं, तो क्योंकि वेल्डिंग मशीन को बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, करंट जो है लिमिट से ज़्यादा फ्लो होना शुरू कर देगा। मशीन को तो करंट लगेगा ना, वो 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट जो है अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगा। तो उस केस में क्या होगा भाई, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और ये सॉकेट क्या होगा, जल जाएगा। सॉकेट भी जल जाएगा, ये स्विच भी जल जाएगा। तो इसलिए जब वेल्डिंग मशीन की हम बात करते हैं तो जब उसमें उसको जो है उसकी जो 3 पिन होती है उसको पावर सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, ताकि जो चाहे वेल्डिंग मशीन की बात करो, फ्रिज की बात करो, कूलर तो नहीं, फ्रिज की बात करो या गीज़र की बात करो, इनकी पिन आपने देखना बेटा ये पावर सॉकेट में जो है लगाए जाते हैं। उस और बटन पर 16 एम्पीयर या 15 एम्पीयर भी लिखा आता है, और वो पावर सॉकेट होते हैं, उसमें जो बड़े वाला छेद होता है ऊपर का। और इसी तरीके से हमारी पानी की मशीन, मोटर जिसे कहते हैं, उसको भी पावर सर्किट का रिक्वायरमेंट होता है। तो लाइटिंग सर्किट की अगर हम बात करते हैं जहाँ पर 5 एम्पीयर का करंट यूज़ होता है, तो आप बल्ब की एग्ज़ाम्पल ले लो, ट्यूबलाइट की एग्ज़ाम्पल ले लो, फैन की एग्ज़ाम्पल ले लो, या फिर हम मोबाइल चार्जिंग की बात कर सकते हैं, टीवी की बात कर सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स की जो है हम बात करते हैं, जहाँ पर लाइटिंग सर्किट की ज़रूरत है, मतलब फिर 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर से इसका काम हो जाता है। लेकिन अगर हम पावर सर्किट की बात करते हैं, जैसा ओवन हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, रूम हीटर हो गया, प्रेस हो गई, एसी हो गई या गीज़र हो गया, इन सारे अप्लायंसेस को जो है 15 एम्पीयर का या 16 एम्पीयर का जो है पावर सर्किट लगता है। तो 3 पिन जो है इनकी उसी सर्किट में लगाई जाती है, ना कि 5 एम्पीयर के सर्किट में। तो 5 एम्पीयर का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, जहाँ पर करंट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप 5 एम्पीयर के सॉकेट में अगर पिन लगाते हैं, तो वो बिल्कुल जल जाएगा, वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है? तो ये 5 एम्पीयर की जो है, इसको बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से अगर आपने इसको लाइटिंग सर्किट में लगा लिए या फिर ठीक है, लाइटिंग सर्किट में अगर इसको लगा लिए तो उसमें क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिस तरीके से
सॉकेट में यहाँ पर आग जो है आपको दिखाई दे रही होंगी। तो अच्छा, एक चीज देखेंगे, शॉर्ट सर्किट जो है किस वजह से होता है। देख, मेनली 3 रीजन बेटा शॉर्ट सर्किट के। लाइव एंड न्यूट्रल वायर टच इधर ईच अदर, लाइव और न्यूट्रल की एक दूसरे के साथ पप्पी। रेजिस्टेंस इज वेरी लो, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। एंड करंट इज वेरी हाई। अच्छा, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट हाई हो जाता है, ये चीज से आप क्या समझे। अगर नहीं समझे तो समझेंगे, जैसा, ठीक है आगे समझेंगे इसको। पहले एक चीज यहाँ पर देख लो, एक प्रेस मैंने यहाँ पर लिया और ये प्रेस का ये चीज देख रहे हो, फॉर एग्जांपल इसको चूहे ने कतर दिया या कुछ हो गया, तो उस केस में लाइव और न्यूट्रल की जो है इंसुलेटर बेटा फट गए यहाँ पर। तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए और जैसे ही कांटेक्ट में आए तो इस केस में क्या हुआ कि क्योंकि प्रेस है और वो भी मेटालिक बॉडी से होती है, तो सारी प्रेस में जो है करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब मेटेलिक बॉडी में भी। तो यहाँ पर अर्थिंग बहुत जरूरी है भाई। तो कलर कोडिंग, अच्छा देखेंगे भाई हम, रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड करंट इज वेरी हाई, शॉर्ट सर्किट में ये क्यों होता है। पहले कलर कोडिंग की हम बात करते हैं, ये चीज हमने ऑलरेडी देख ली है कि वायर, ये ओल्ड वाली कलर कोडिंग है, न्यू वाली कलर कोडिंग इस तरीके से। लाइव वायर को रेड वायर जो है इस्तेमाल किया जाता था, न्यूट्रल को ब्लैक और अर्थ के लिए ग्रीन। अभी भी यही इस्तेमाल करते हैं बेटा, कुछ जगहों पर, बहुत सारी जगहों पर ये भी इस्तेमाल किया जाता है कि लाइफ को ब्राउन वायर से जो है यूज किया जाता, एंड न्यूट्रल को ब्लू वायर से इस्तेमाल किया जाता, और अर्थ को येलो या ग्रीन वायर से जो है इस्तेमाल किया जाता। जैसा कि आप 3 पिन की हम बात कर रहे थे, 3 पिन देखो, ये अर्थ वायर है अपना, जहाँ पर अर्थ वायर यहाँ पर कनेक्ट होता है बेटा, ठीक है। देखो आप इसकी जो ऊपर की जो पिन है वो दोनों पिनों से, इससे भी और इससे भी जो बड़ी है, इसलिए पहले सेफ्टी जो है यहाँ पर जरूरी है। और लाइव वायर अपना रेड वाला और न्यूट्रल वायर ब्लैक वाला। न्यूट्रल का ये है बेटा, ये जो कनेक्शन है ये न्यूट्रल में होता है, और ये जो कनेक्शन होता है लाइव में होता है, और ये अर्थ का कनेक्शन है, वायर को इस तरीके से कनेक्ट किया था। और अपने 3 पिन बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये लाइव, इस राइट साइड में बेटा लाइव का कनेक्शन होता है, और न्यूट्रल का कनेक्शन कहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल, और ये अर्थ का कनेक्शन टॉप में होता है अपना। और ये बॉक्स में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हाई करंट, ये सॉरी, रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड करंट इज वेरी हाई। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जनरली जब लाइव एंड न्यूट्रल की एक दूसरे के साथ में टच हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देखो, हमने ये लाइट ली है, ठीक है, और इसको लाइव वायर भी कनेक्टेड है, न्यूट्रल वायर भी कनेक्टेड है। अब कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो मिसाल के तौर पर कि यहाँ पर इन लाइव और न्यूट्रल का जो है इंसुलेटर फट गया यहाँ पर, तो लाइव और न्यूट्रल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो करंट जो है डायरेक्ट फ्लो करेगा यहाँ से इधर, ठीक है। लाइव और न्यूट्रल मतलब करंट, मतलब यहाँ का जो लाइट का काम क्या था, लाइट का काम था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ही निकल गया, करंट को जो है बेटा फ्लो होने के लिए एक शॉर्टेस्ट रूट चाहिए। वो देखेगा कि मेरे पास में शॉर्ट रूट कौन सा है और वहां से निकल जाएगा। तो इसीलिए करंट लाइट में पास होने की बजाय वो पास कहाँ से हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर। अगर वो टच होते हैं एक दूसरे, तो करंट लाइव और न्यूट्रल यहीं से ही जो है पास होना स्टार्ट कर लेगा, और यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, लाइट का काम था रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज वेरी लेस। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट जो है हाई हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस लेस एंड करंट इज हाई। हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर। तो ये हाई करंट क्या होता है भाई, इस वजह से जो है आग लग जाती है, और शॉर्ट सर्किट वहां पर जो है हमें नजर आता है। तो वी हेयर और रीड अबाउट अ बिल्डिंग कैचेस फायर ड्यू टू दी शॉर्ट सर्किट, ये जो है बहुत बार हमें सुनने में आता है। समटाइम्स इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर मेल्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शट डाउन। अब शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो है फ्यूजेस का इस्तेमाल किया जाता है, एमसीबीज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने थोड़ा सा पीछे अभी पढ़ के आया कि फ्यूजेस एंड एमसीबी होती है कुछ ना कुछ, अब वो उसका काम क्या है हम देखेंगे। तो उसके पहले एक और टॉपिक हम देखते हैं, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग भी बेटा देखो आप, जैसा यहाँ पर हमने एक एमसीबी बॉक्स से जो है अगर एक ही एमसीबी प्रोवाइड किए, 15 एम्पियर की एक दो एमसीबी है, और इतने सारे अगर एक ही साथ में बहुत सारे अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, जैसा एसी भी चल रहा, फ्रिज भी चालू है यहाँ पर, फ्रिज भी शुरू है, टीवी भी शुरू है, और एक दो कनेक्ट कर दिए, तो उस केस में क्या होता है बेटा,
वायर पर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, मतलब यहाँ पर हर अप्लायंसेस को करंट का रिक्वायरमेंट है। इसको भी बहुत ज़्यादा करंट लगेगा, उसको भी बहुत ज़्यादा करंट लगेगा, उसको भी बहुत ज़्यादा करंट लगेगा। तो इतना करंट अगर एक ही वायर में से फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वायर पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा और लोड आने की वजह से उसमें क्या लग जाएंगे, आग लग जाएंगे। अब ये आग ओवरलोडिंग की वजह से भी लग सकती है या शॉर्ट सर्किट की वजह से भी लग सकती है। अगेन यहाँ पर ओवरलोडिंग की एक और एग्जांपल कभी-कभी जो है हम इस तरीके से भी करते हैं हमारे घरों में कि भाई हमारे अम्मा खास तौर से कि एक ही बोर्ड में फ्रिज की भी पिन घुसड़ दिए, फ्रिज की पिन घुसड़ दिए, पंखा भी चल रहा, कंप्यूटर भी चल रहा, हर चीज़ एक ही बोर्ड से चल रही। तो यहाँ पर भी जो है ओवरलोडिंग हो सकता है और इफ मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट देन क्या होगा भाई, वहाँ पर भी आग लगने के, शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब शॉर्ट सर्किट से किस तरीके से बचा जा सकता है? तो आपने लास्ट स्लाइड में कुछ पढ़े होंगे फ्यूजेज एंड एमसीबीज, तो वही चीज़ अब हम देखेंगे अभी। ड्यू टू अ फॉल्ट इन इक्विपमेंट और इफ द प्लास्टिक कोडिंग ऑन द लाइव एंड द न्यूट्रल वायर्स गिव्स अवे, लाइव और न्यूट्रल के ऊपर का प्लास्टिक कोडिंग निकल जाता है, तो द टू वायर्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड लार्ज करंट फ्लो थ्रो इट प्रोड्यूसिंग हीट। तो इनमें से क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू कर देगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और जैसे ही रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो होना शुरू कर देता है। इस वजह से वहां पर हीट भी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि देखो बेटा हीट किस किस पर डिपेंड करती है, हीट डिपेंड करती है, हीट डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पर भी, करंट पर भी और टाइम पर भी, जितने टाइम के लिए फ्लो कर रहा। तो अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो हीट वहां पर भी बढ़ती है, या फिर करंट भी बढ़ता है तो हीट जो है वहाँ पर भी बढ़ती है। अब एक चीज़ मेरे ख्याल से आपको डाउट आ रहे होंगे, सर हमारी केस में रेजिस्टेंस तो कम हो गया और अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो फिर हीट भी कम होना चाहिए, बराबर है ना? अगर जैसा हमारी केस में कि वहाँ से हीट डिपेंड कर रही किस पर भाई, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड आल्सो, अच्छा एक चीज़, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड आल्सो हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट होती है, या फिर अगर रेजिस्टेंस कम होता है तो हीट भी कम होती है, और अगर करंट बढ़ता है तब भी हीट बढ़ती है, और अगर करंट कम होता है तब भी हीट कम होती है। सॉरी। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि हमारी केस में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं रहा है, रेजिस्टेंस निकल गया। अब मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ इसका मतलब हीट कम हुई। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है भाई, अगर हम करंट की और रेजिस्टेंस की बात करते हैं इन दोनों की, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो हीट इन दोनों में से ज्यादा जो डिपेंड करती है वो करंट पर डिपेंड करती है, क्योंकि करंट का बेटा क्या है, आई स्क्वायर है। तो अगर करंट बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लो हो रहा है इसका मतलब ये है कि वहां पर रेजिस्टेंस कम है, तो इस केस में भी हीट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगी। या फिर अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो उस केस में भी हीट बढ़ती है। तो ये दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं कि भाई अगर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कम होता है तो हीट कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है तो हीट बढ़ती है। अपनी केस में रेजिस्टेंस कम हो रहा, अपनी केस में रेजिस्टेंस क्या हो रहा भाई, कम हो रहा। अब रेजिस्टेंस कम हो रही तो हीट कम होने होना, लेकिन हीट यहाँ पर कम नहीं हो रही, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है। इसीलिए अगर करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है तो उस केस में भी हीट बढ़ेंगी और वहां पर आग लगने के चांसेस ज्यादा है। तो करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे को अपोज करते, ये चीज जो है समझने की कोशिश करना। और अगर नहीं भी क्लियर है आपका तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से क्लियर करो। अगर आपको डाउट रहता तो प्लीज आप कमेंट में पूछना, ठीक है भाई। तो इफ टू वायर्स कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर एंड अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू इट प्रोड्यूसिंग हीट, ठीक है भाई, दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस निकल गया मतलब वहां से हमारे बल्ब वाली एग्जांपल, बल्ब ही नहीं था वहां, बल्ब ही निकल गया था, डायरेक्ट करंट फ्लो होना शुरू कर दिया था। उस केस में क्या होगा भाई, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। इफ एनी इन्फ्लेमेबल एग्जिस्ट अराउंड दैट प्लेस इट कैन कैच फायर। इनफ्लेमेबल एग्जिस्ट मतलब जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वायर के ऊपर की जो कोटिंग रहती है रबर कोटिंग, तो वो बेटा रबर कोटिंग, क्योंकि उसमें आग लग सकती है रबर में बहुत जल्दी, इसलिए वहां पर क्या होता है, आग लग जाती है, कैच फायर। देयरफॉर अ फ्यूज वायर इज यूज्ड
एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो यहाँ पर भाई अब आग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते, फ्यूज वायर का इस्तेमाल करते। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की अगर हम बात करते हैं, एज सुन एज हाई करंट फ्लोज इन अ सर्किट, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक दिस सर्किट एंड एनी मिशअप इज अवॉइडेड। मतलब जैसे ही अगर करंट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में वायर में फ्लो होना शुरू करता है, तो उस केस में क्या होता है बेटा, उस केस में फ्यूज वायर को जो है, क्योंकि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जैसे ही बहुत ज्यादा करंट फ्लो होना शुरू करता है, तो वो जो तार होता है फ्यूज में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा बारीक पतला तार होता है। तो वो पतला तार क्या होता है, जैसे ही उसमें करंट बहुत ज्यादा, उसकी औकात से ज्यादा करंट उसमें से अगर निकलता है, तो उस केस में टूट जाता है। और अगर वो वायर टूटता है फ्यूज का, तो वहां पर जो है इलेक्ट्रिसिटी आगे पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी आगे बढ़ेंगी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर क्या हो जाएंगी बेटा, ब्रेक हो जाएंगी। इस वजह से जो मिशब है, जो हादसा है, उसे अवॉइड किया जा सकता है फ्यूज के जरिए, ताकि हाई करंट जो है आगे फ्लो ना हो। और इस वजह से आग भी नहीं लगेंगी, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। और जो है हमारे जो डिवाइसेस है, जैसा जो एक्सपेंसिव अप्लायंसेस है, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें शॉर्ट सर्किट होने से वो भी जो है बच जाएंगे, क्योंकि उसके इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है, छोटे छोटे बारीक बारीक उसमें रजिस्टर होते लगे हुए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लगे हुए होते हैं, तो वो भी उससे क्या होंगे भाई, डैमेज हो जाएंगे, उसमें भी आग लग सकती है। इसलिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। और एमसीबीज का जो इस्तेमाल किया जाता है, थिन एमसी। अब फ्यूज की अगर हम बात करते हैं, फ्यूज क्या है, थिन शॉर्ट वायर, बहुत पतला छोटा सा वायर होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर और एन अलॉय ऑफ टिन एंड लीड। तो ये टिन का कॉपर वायर होता है, या फिर टिन और लीड का मिक्सचर। अलॉय मतलब क्या होता है बेटा, अलॉय का मतलब होता है मिक्सचर। टिन और लीड का ही मिक्सचर होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। और साथ ही साथ नुक्ता पिघलाव जिसे कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड एमसीबीज वर्क ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब फ्यूज से भी एडवांस चीज आ गई, डेट इज एमसीबी। फ्यूज से भी ज्यादा एडवांस चीज आ गई, डेट इज एमसीबी। आपकी बुक में मेरे ख्याल से ये चीज है, डू यू नो में, दिस डेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एमसीबीज switches are used in home when the current in the circuit suddenly increases. This switch opens and current stop. Different types of MCBs are in use for the entire house. However, the usual fuse wire is used. जैसा भाई फ्यूज की जगह जो है, अब आपने देखे होंगे कि एमसीबी इस्तेमाल जो है करना शुरू हो गया, क्योंकि एमसीबी का काम क्या है, जैसा फ्यूज अगर ब्रेक होता है, तो आपको फ्यूज बदलना पड़ता है। और फ्यूज जनरली 5-10 रुपए 15 रुपए का फ्यूज आता है। तो हमारे फ्यूज का काम क्यों है कि आप हमारे जो डिवाइसेस है, उसको जो है उसमें आग लगने से वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो अब अगर मैं टीवी की बात करता हूँ, 30-40 हज़ार का अगर आपका टीवी है, और हाई करंट उसमें से फ्लो हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो टीवी भी खराब होगा, और शॉर्ट सर्किट भी होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो एमसीबी अपना फ्यूज़ क्या करेंगे भाई, फ्यूज़ हाई करंट, अगर तो उसको पता चला कि इसमें से हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, तो फ्यूज़ वहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, टूट जाएगा, जहाँ जिसकी वजह से हाई करंट फ्लो होना बंद कर देगा। और जो अपना डिवाइस है, टीवी है, तो वो जो 40 हज़ार की टीवी है, वो अपनी बच जाएंगी। और फ्यूज़ कितने का, 25-30 रुपए का फ्यूज़, एक्स बहुत ज़्यादा चीप होता है। तो फ्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो है टाइप्स ऑफ फ्यूज़ में बेटा, ये कार्टेजेस फ्यूज़, ये एक्सटेंशन बॉक्स में भी आपने देखेंगे छोटा छोटा लगे हुआ आता है, या फिर बॉटल फ्यूज, इस तरीके से लो वोल्टेज फ्यूज, ये रिवायरेबल। और ये क्या है, रिवायरेबल फ्यूज, जो मेन एज अ मेन फ्यूज भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ये बॉडी जो है पोर्सिलिन की बॉडी इसकी होती है, चीनी की बॉडी। और ड्राउट फ्यूज, यहाँ पर हाई वोल्टेज फ्यूज, ये टाइप्स ऑफ फ्यूजेस है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बेटा, अब फ्यूज की जगह जो है एमसीबीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा फ्यूज भी तो हमें बदलना पड़ता, अगर फ्यूज एक बार जल गया, टूट गया, तो उस केस में उसको चेंज करना पड़ता। लेकिन एमसीबी का काम क्या है, उसको मालूम पड़ा कि जैसे भाई मेरे अंदर से हाई करंट फ्लो होना स्टार्ट कर दिया, तो एमसीबी क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। और जैसे ही एमसीबी ट्रिप हो जाती है, मतलब जो है सर्किट वहां पर ब्रेक हो जाता है। तो तो अगर आप घर में बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे हैं, तो वहां पर वो क्या, एमसीबी क्या करती है भाई, ट्रिप हो जाती है। और फिर हमारे घर की लाइन बंद हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है, कहीं ना कहीं जलने की बात आती है, वायर हीटअप होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने की वजह से। तो हमें पता चल जाता है कि भाई एमसीबी ट्रिप हुई है, फिर हम क्या करते हैं, एमसीबी को जाके वापस उठा देते हैं। तो वहाँ पर फ्यूज़ की जगह अब एमसीबी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी जगह फ्यूज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब एमसीबी जो है कंपल्सरी हो गया है यूज़ करना।
तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत अच्छे से ये क्लियर होंगी आपकी। आगे, यूज़ रबर फुटवियर व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है भाई, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना। अब कोई भी अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में, बहुत ज़्यादा इंजीनियर बनने की आदत होती है, काड़ा करने की, कुछ टॉपिक पढ़ लिए, कुछ हो गया, तो भाई बी प्रिकॉशन जो है रखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजर चीज़ है। तो प्रिकॉशन जो है यूज़ का, अम्मा वैसे भी चिल्लाते रहते हैं, रबर की चप्पल पहनकर काम कर, क्योंकि क्यों भाई, क्योंकि हम अर्थ से कनेक्ट होते हैं, और अगर हमारे बॉडी में से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर लिया, तो फिर अगर बॉडी में से करंट फ्लो होता है तो रबर में से करंट फ्लो नहीं हो सकता। जैसा कि हमने अर्थिंग में देखे थे, तो वहाँ पर अगेन क्या होता है, उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। हमारे बॉडी को अगर वो ऐसा सर्किट इस्तेमाल करता है, तो रबर की चप्पल से, या फिर अगर हमारे हाथ में लकड़ी होती है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो उस केस में जो है हमें शॉक लगने से या झटके लगने से ये चीज़ें बचाती है। तो यूज़ रबर फुटवेयर व्हाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। क्योंकि जो है बेटा, ये जो, अगर हम सॉकेट की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंसेस, जो पोटेंशियल सप्लाई होता है, 220 वोल्ट का पोटेंशियल सप्लाई होता है, और अर्थ के पास में ज़ीरो पोटेंशियल जो है, ज़ीरो पोटेंशियल होता है, ज़ीरो वोल्टेज होता है। तो हमारी बॉडी को वो क्या करता है, एज़ अ सर्किट इस्तेमाल करता है अर्थ, क्योंकि हम अर्थ से कनेक्टेड होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल and get a shock. Current will not flow through his body and will not get electric shock. जब हम जूते पहनते हैं, शूज पहनते हैं, तो उस केस में हमारे को करंट नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा, एज रबर इज एन इंसुलेटर। In rainy season, roof and walls of a building are wet, so they become good conductor of electricity. बारिश के मौसम में अक्सर आपने देखे होंगे कि लाइन बहुत बार-बार जाती है। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि सारी चीज़ें गीली हो जाती है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिकल वायर या जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, कहीं न कहीं बॉडी को, या इलेक्ट्रिक मेटालिक बॉडी को बोलो, या कहीं न कहीं वो टच होता है या पानी में होता है, तो उस केस में हमें शॉक लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट्स शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग लाइटिंग, दिस विल सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। चलो भाई, अब कुछ क्वेश्चन की तरफ। अर्थ इज़ एट डैश वोल्ट, अर्थ का वोल्टेज क्या होता है? अभी हमने देखे थे, ह्यूमन बॉडी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए। रबर इज़ एन कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉट अ कंडक्टर, कांट से। रबर क्या है भाई? इंसुलेटर है, जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता। ओह! फाइनली जो है, टोटल 69 पेजेज़ का ये पीपीटी थी अपनी। तो मेरे ख्याल से चीज़ें हमने देखी इस चैप्टर में कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी कैसी आई, हमारे घर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, फ्यूजेस का क्या काम होता है, एमसीबीस का क्या काम होता है, उसके बाद में मेन फ्यूज का काम क्या काम होता है, लाइव वायर किसे कहते हैं, फेस वायर किसे कहते हैं, अर्थिंग किसे कहते हैं। अ, कुछ भी डाउट अगर आपको इस ताल्लुक से रहता है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर क्वेश्चन करना। मैं आने वाले लेक्चर में आपके जो है आंसर देने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल को बेटा जॉइन कर लेना। उसमें मैं सारी नोट्स उसमें प्रोवाइड कर दूँगा आपको। इसकी भी नोट्स कंप्लीट हो चुकी, मैं इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द उसकी नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।